Good morning, class. Welcome to Learners Academy. Is my voice clear to all of you? Yes, sir. Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. So in the last class, I gave an assignment to you to solve all the miscellaneous questions of chapter number 3 matrices. तो कुछ किया घर पे? एक दिन का ऑफ भी लिया था आप लोगों ने? बोलो. Did you make good use of that holiday? या एम आई बस निकाल दिया उस हॉलीडे को? बोलो. क्वेश्चन नंबर 4 टू क्वेश्चन नंबर 11 ये सॉल्व करने के लिए कहा था. बोलो बच्चों, क्या रहा? सर 10th and 11th नहीं आया. 10th and 11th नहीं आया. रिमेनिंग ऑल आ गए? यस सर. रिमेनिंग ऑल आ गए. अच्छा, और तनिषा आप बोलो. सर मेरे को है ना 6th वाले में मतलब आप एक बार ओरली बता दो. इसमें है ना ये समझ में नहीं आ रहा कि a dash a is equals to I से कैसे सेटिस्फाई होगी इक्वेशन. ठीक है. और राजा आपको किस क्वेश्चन में डाउट है राजा? सर करके नहीं देखे सर. करके नहीं देखे थे, क्यों? सर वो 3.4 के ही कर पाए सर. 3.4 के ही कर पाए. अच्छा, 3.4 में कोई डाउट? नो सर. नो. अच्छा, मनीष आपको? सर एक एग्जांपल में प्रॉब्लम है और सर एक क्वेश्चन मिसलेनियस क्वेश्चंस में. मिसलेनियस क्वेश्चन में कौन सा है एक्सरसाइज में? सर क्वेश्चन नंबर 11 है मिसलेनियस में. मिसलेनियस में 11. तो बेसिकली 10th एंड 11th सबको डाउट है. अच्छा, और कौन बचा? प्रगति आपको, कनिष्का, एंड प्रियांशी का क्या हुआ? प्रियांशी से बात हुई किसी की? चलो क्वेश्चन नंबर 6 देखो. क्वेश्चन नंबर 6 में मुझे एक मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल टू 0 2y z x y माइनस z and x minus yz of order 3/3. ठीक है. और मुझे क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है कि a डैश a इक्वल टू आई होगा. तो ये चीज मुझे गिवन है और इसकी हेल्प से मुझे x y एंड z की वैल्यू निकालनी है. ये चीज गिवन है और इसकी मदद से मुझे x y एंड z की वैल्यू निकालनी. यही क्वेश्चन है हमारा. बोलो तनीषा, आपका डाउट नहीं? क्वेश्चन समझ में आया ना पहले? सर. अब देखो, a डैश मतलब a ट्रांसपोज. ठीक है. कहीं आपने a डैश का मतलब a इनवर्स तो नहीं मान लिया बच्चे, इसलिए आप कंफ्यूज हो रहे हो. a डैश का मतलब a इनवर्स नहीं है. इनवर्स ये होता है ना. यहाँ पे a डैश का मतलब है a ट्रांसपोज. क्लियर? तो a ट्रांसपोज निकालने के लिए इस इक्वेशन में मैं a ट्रांसपोज की वैल्यू पुटअप कर रहा हूँ. तो a ट्रांसपोज क्या हो जाएगा? 0 2y z x y माइनस z x माइनस y z. और a एज इट इज नोट डाउन कर लो जैसा है. 0 2y z x y माइनस z एंड x माइनस y z इक्वल टू आई. अब आई वो रखना पड़ेगा जिस ऑर्डर में इनका प्रोडक्ट आएगा. अब इनका प्रोडक्ट ये 3/3 है और ये भी 3/3 है. तो इनका प्रोडक्ट भी 3/3 होगा.
यस और नो? इनका प्रोडक्ट भी 3/3 होगा नहीं होगा? तो 3/3 यस सर। ऑर्डर का एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स रखना है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब यहाँ पे पहले हम प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे LHS में। कैसे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 इंटू 0 0 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर। बोलो तनिषा नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा? सॉल्व करके बताओ। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम को सॉल्व करना है, करना जरा सॉल्व। हम्म 2xy plus xz। रॉन्ग। सॉरी सॉरी, दो उसके भी रो कर दी, सॉरी। अब बताओ फर्स्ट रो सेकंड कॉलम बताओ। x² minus xy xy माइनस xy क्या होता है? 0। 0। देखो 0 इंटू 2y 0 हो गया, x इंटू वाई एक्स वाई एंड x इंटू माइनस वाई माइनस एक्स वाई, तो एक्स वाई माइनस एक्स वाई 0 बन जाएगा ना। चलते हैं थर्ड एलिमेंट की तरफ। बताओ तनिषा आप ही। दिस इंटू दिस। यस सर। सर 0। ये भी 0 है ना। 0 इंटू जेड 0, तो आपको केवल x इंटू माइनस जेड यानी माइनस एक्स जेड और x इंटू प्लस जेड यानी प्लस एक्स जेड, तो ये भी कैंसिल आउट होकर क्या बन जाएगा? 0 बन जाएगा। ठीक है, अब क्या चाहिए आपको? सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0। 0 होगा। 2y इंटू 2y 2y स्क्वायर, ये y इंटू वाई वाई स्क्वायर। सर फर्स्ट सर 2 और सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। सॉरी गलत कर दिया ना। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो देखो यहाँ पे ये पहला एलिमेंट तो मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, 0 हो गया। वाई एक्स माइनस वाई एक्स 0 हो गया। अब क्या करना है? सेकंड रो सेकंड कॉलम, ये चेक करो देखना, तो ये हो जाता है 6y 2y इंटू 2y 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y square 6y स्क्वायर। राइट, चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम बताना जरा। 2yz 2yz आंसर। माइनस वाई जेड एंड माइनस वाई जेड, तो 0 हो गया ना। 0 2yz में से 2 बार yz माइनस हो गया, तो ये भी हो गया 0। चलते हैं थर्ड रो फर्स्ट कॉलम। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम में पहला एलिमेंट 0 माइनस जेड एक्स प्लस जेड एक्स 0 हो गया। बोलो। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट बताइए। सेकेंड रो एंड थर्ड रो एंड सेकेंड कॉलम z इंटू 2y 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड। 2yz में से 2 बार yz माइनस हो गया, क्या बनेगा? 0। एंड लास्ट एलिमेंट के लिए लास्ट रो एंड लास्ट कॉलम, तो z इंटू जेड जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू माइनस जेड वापस जेड स्क्वायर एंड z इंटू जेड वापस जेड 3z square 3z स्क्वायर। करेक्ट, ऑफ ऑर्डर 3/3। और यहाँ पे आपके पास आइडेंटिटी है ही सही ऑफ ऑर्डर 3/3। ठीक है ना। अब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज पुट अप करनी है, तो आप देखो डायगोनल एलिमेंट्स जो दिख रहे हैं उसको हम तीनों को 1 के इक्वल पुट कर देंगे, तो यहाँ से 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 से x की वैल्यू आ जाएगी, 6y वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 से y की वैल्यू आ जाएगी एंड 3z स्क्वायर इक्वल टू 1 से z की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना। यहाँ से हमको मिला 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 एंड 3z स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 implies x स्क्वायर इक्वल टू हाफ implies x इक्वल टू प्लस और माइनस 1/√2। ठीक है, एंड 6y स्क्वायर इक्वल टू 1, तो y स्क्वायर इक्वल टू 1/6
तो y की वैल्यू हो जाएगी ±1/√6 एंड 3z² इक्वल टू 1 से z² की वैल्यू आ जाती है 1/3। तो z की वैल्यू आ जाती है ±1/√। मैच करो, यही आंसर्स हैं क्या? Yes, sir. तनिषा क्लियर है? यस सर। ठीक है ना? तो आपने सर शायद, इसमें हमें क्वेश्चन का मतलब ही नहीं समझ में आता कि इसको सेटिस्फाई कैसे करेंगे इक्वेशन को। अच्छा, पर अब आ गया। लेकिन सेटिस्फाई करना नहीं है ना, सेटिस्फाई किया हुआ है, गिवन है ये चीज। ये चीज क्या गिवन है? क्वेश्चन को रीड करो, ये चीज गिवन है। इफ द मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू दिस सेटिस्फाई द इक्वेशन। इफ यहां से ये चीज गिवन है, ये चीज सेटिस्फाई कर रही है, आपका क्वेश्चन तो ये है कि आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज निकालनी है। ठीक है ना? यस सर। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई डाउट 7th 8th 9th में से? यहाँ पे आपको 3 बार प्रोडक्ट करना है ना, चाहो तो पहले मतलब 2 बार प्रोडक्ट करना है, 3 मैट्रिसेस हैं। चाहो तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके फिर इन दोनों का प्रोडक्ट कर लो, चाहो तो पहले इन दोनों का प्रोडक्ट करके फिर इसका इससे प्रोडक्ट कर लो, क्योंकि एसोसिएटिव होता है ना। एसोसिएटिव मीन्स चाहो तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके इससे कर सकते हैं, और चाहो तो हम इन दोनों का प्रोडक्ट करके इसके आंसर को इससे प्रोडक्ट कर सकते हैं। एक ही बात है। तो कुछ भी करके फिर उसको ओ के इक्वेट करना है। ओ के इक्वेट करने का मतलब क्या हो जाएगा? सब चीज जीरो होगी उसमें। ठीक है, कर लोगे? और उसके बाद कौन सा डाउट बताया था 6th के बाद आपने, कनिष्का? 10th एंड 11th। देखो 10th क्वेश्चन देखो। A manufacturer produces 3 products XYZ which he sells in 2 markets। देखो 3 प्रोडक्ट्स है मेरे पास, ये मान लो प्रोडक्ट X है, ये मान लो प्रोडक्ट Y है, और ये मान लो प्रोडक्ट Z है। और ये 3 प्रोडक्ट जो वो मैन्युफैक्चरर है 2 तरह के मार्केट में बेचता है। ठीक है, सपोज करो एक मार्केट है उसका राजा पार्क, एक मार्केट है मानसरोवर। उसके पास 3 प्रोडक्ट हैं। तो वो राजा पार्क में एक्स प्रोडक्ट तो इतने यूनिट्स बेचता है, वाई प्रोडक्ट इतने यूनिट्स बेचता है, और जेड प्रोडक्ट उसी तरीके से सेकंड मार्केट में वो इतने इतने यूनिट सेल आउट करता है। अब क्वेश्चन क्या है? इफ द यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई जेड आर ₹2.5 1.5 एंड 1। यूनिट सेल प्राइस मतलब एक की कीमत। एक्स जो प्रोडक्ट है उसकी एक की जो सेल प्राइस है वो है ₹2.5, वाई की है ₹1.5 और जेड की है ₹1। तो फाइंड द टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? देखो एक होता है रेवेन्यू और एक होता है प्रॉफिट। समझते हो दोनों में क्या डिफरेंस है? रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। कोई कॉमर्स का स्टूडेंट होगा तो वो तो फट से पकड़ लेगा, लेकिन शायद कोई है ही नहीं। सारे साइंस को ही हो ना आप तो, या कोई कॉमर्स का है? बोलो मनीष। साइंस मैथ्स ही, यहाँ सबके पास साइंस मैथ्स। चलो ठीक है। तो पता है, जनरली पता है किसी को कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट में क्या डिफरेंस होता है? कई लोग इसको सर एक ही मानते हैं। हाँ बोलो मनीष। सर लागत और लाभ। ना, लागत होती है इन्वेस्टमेंट। लागत तो इन्वेस्टमेंट होती है, या कॉस्ट भी बोल सकते हैं आप उसको। इन्वेस्टमेंट कह दो या कॉस्ट बोल दो, वो होती है लागत। रेवेन्यू इज समथिंग सर डिफरेंट। रेवेन्यू मतलब हाँ सर रेवेन्यू मतलब अपन ने जैसे कुछ भी चीज सेल करी तो जितना टोटल अपने अमाउंट आया ना, उसमें अपनी लागत भी आ गई और प्रॉफिट भी आ गया, और प्रॉफिट में सिर्फ अपना ओनली प्रॉफिट ही आया। वेरी गुड, एग्जैक्टली। देखो बेटा, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, समझ में आ जाएगा। मान लो किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट है ₹10, और उसमें आपने 10% प्रॉफिट ऐड किया। 10% प्रॉफिट मान लो आप कमाते हो उस प्रोडक्ट से एक यूनिट बेचने पर, या कितनी भी यूनिट बेचने पर। तो मान लो आपने एक यूनिट सेल आउट करी, तो आपको 10%, ₹10 का ₹1 हो जाएगा। ₹1 का आपको प्रॉफिट हुआ। तो टोटल पैसा कितना है आपके पास? दैट इज रेवेन्यू। मतलब आपने वो प्रोडक्ट को बेचा तो आपके पास हाथ में कितना पैसा आया, दैट इज रेवेन्यू। इसके अंदर आपकी लागत भी छुपी हुई है और आपका प्रॉफिट भी छुपा हुआ है। तो प्रॉफिट हमेशा रेवेन्यू से कम होगा। समझ गए क्या? अभी समझ में आया बेटा? रेवेन्यू मीन्स एक्चुअल कितना पैसा है। मान लो कि आपने, आपकी कपड़े की दुकान है, मान लो आपने एक जीन्स सेल आउट करी। अब जीन्स आपने मान लो ₹2000 की सेल आउट करी,
तो 2000 पे आपका प्रॉफिट थोड़ी ना है, ऐसा थोड़ी ना कि 2000 पे आपने कमा लिए, उस 2000 में से उस जीन्स की लागत भी तो होगी। मान लो वो जीन्स आपने 1500 रुपए में खरीदी है, तो आपका प्रॉफिट तो 500 ही हुआ ना। तो 2000 तो है रेवेन्यू, और उस रेवेन्यू में से जब आप कॉस्ट को माइनस करोगे तब आपको प्रॉफिट मिलेगा। नाउ इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जब तक ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आएगा तब तक क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे। बोलो, सबको समझ आया? ठीक है ना, समझ आया ना? जैसे एक आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि जब हम लोग बचपन में, जैसे आप लोग को भी बचपन में ही हो जैसे, तो घर में क्या होता है, पापा जब है ना या आप कभी शॉप्स पे जाते हो, आपके पापा की शॉप्स पे से ही जाते हो, जैसे बॉयज तो फ्रिक्वेंटली जाते रहते हैं, गर्ल्स कम जाती हैं, कभी गए हो तो आपने देखा होगा कि यार बहुत सारे पैसे आ रहे हैं पापा के पास, माल बेचते जा रहे हैं, जैसे कपड़े की दुकानें कपड़े बेचते जा रहे हैं, बहुत सारा पैसा आता है। तो लिटरली इनिशियल स्टेज पे जब हम छोटे होते हैं तो हमको क्या लगता है कि ये सारा पैसा हमारा है, हमको लगता है कि इतने रुपए हमने कमा लिए, हमारे पापा ने इतने रुपए एक दिन में कमा लिए। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं तब जाके हमको पता चलता है कि एक्चुअली दैट वाज नॉट द प्योर प्रॉफिट, वो हमारा प्योर प्रॉफिट नहीं था, उसमें से कुछ तो हमारी कॉस्ट भी थी। वो धीरे धीरे जाके बाद में पता चलता है वो हमारा रेवेन्यू है। तो अब तो समझ में आ गया ना, बचपन में हमको रेवेन्यू ही प्रॉफिट लगता था, अब जब हम बड़े हो गए तो हमको फिर थोड़ी समझ आ जाती है, हमको पता चलता है कि वो तो रेवेन्यू है, प्रॉफिट तो उसमें से कॉस्ट निकाल के पता चलेगा। अब समझ गए बच्चों? हम्म, बोलो। Yes, sir. यस सर। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन पे। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, तो यूनिट सेल प्राइस इतनी है तो आपको टोटल रेवेन्यू बताना है। अब टोटल रेवेन्यू मतलब सब कुछ है उसके अंदर, कॉस्ट भी है, लागत भी है, सभी, यानी टोटल पैसा आपको कितना मिलेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर एक प्रोडक्ट की सेल प्राइस 2.50 है, आपने ऐसे 100 प्रोडक्ट बेच दिए, तो आपके पास पैसा कितना आया हाथ में, वो रेवेन्यू है। तो 100 इंटू 2.5 यानी 250 रुपये आपका रेवेन्यू हो जाएगा। हो सकता है 250 में से 150 की आपकी कॉस्ट हो, तो आपका 100 का प्रॉफिट हो जाएगा। ये जितने भी कॉस्ट हो आप माइनस करोगे। तो पहले क्वेश्चन में प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, केवल रेवेन्यू की बात कर रहा है। रेवेन्यू का सीधा सा फॉर्मूला है कॉस्ट सॉरी सेल प्राइस इनटू नंबर ऑफ प्रोडक्ट सेल्ड। जितने भी प्रोडक्ट आपने बेचे हैं उसको उसकी सेल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो, यानी टोटल एसपी जितनी भी होती है वो रेवेन्यू होता है, टोटल एसपी। सेकंड क्वेश्चन इज इफ द यूनिट कॉस्ट ऑफ द अबव 3 कमोडिटीज, अब कॉस्ट बता रहा है, देखो वो तो सेल प्राइस बता रहा है तीनों की, अब कॉस्ट प्राइस बता रहा है, सेल प्राइस कॉस्ट प्राइस। अब आपको ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट निकालना है। तो आप पहले क्वेश्चन से टोटल रेवेन्यू निकालोगे और फिर आप टोटल कॉस्ट निकालोगे इस इंफॉर्मेशन से, फिर टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट माइनस करोगे तो टोटल ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लेकिन ये सारा काम आपको किससे करना है, मैट्रिक्स अलजेब्रा से करना है। दिस होल थिंग हैज टू बी डन थ्रू मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो शुरू करें, शुरू करें बच्चों, बोलो। बोलो, स्टार्ट करें, जवाब तो दो। Yes, sir. क्वेश्चन समझ में आया? ठीक है, देखो अगर मैं इसको एक मैट्रिक्स मान लूं और इस मैट्रिक्स को मैं, ये क्या है मेरे पास, ये क्वांटिटी है, तो क्वांटिटी को सपोज करो मैं क्यू मान के ये एक मैट्रिक्स मान लूं। कैसे, क्यू इक्वल टू 2/3 की एक मैट्रिक्स है, 10,000, 2,000, 18,000 फर्स्ट रो, सेकेंड रो में 6,000, 20,000 एंड 8,000। 2/3 की एक मैट्रिक्स मान लो। अब पहले क्वेश्चन में मेरे पास सेल प्राइस मुझे गिवन है, तो सेल प्राइस को सपोज करो मैं मैट्रिक्स एस मान लेता हूँ। तो सेल प्राइस मेरे पास 3 प्रोडक्ट की है, एक्स प्रोडक्ट, वाई प्रोडक्ट, जेड प्रोडक्ट, मतलब इस मैट्रिक्स के अंदर जो कॉलम वाइज अरेंज्ड है वो तो है प्रोडक्ट, और जो रो वाइज अरेंज्ड है वो है मार्केट, मार्केट 1 एंड मार्केट 2। लेकिन हम ये चीज लिखते नहीं है ना, हम ये चीज लिखते नहीं है, लेकिन हमारे माइंड में अंडरस्टूड होनी चाहिए कि ये तो प्रोडक्ट वाइज चल रहा है और ये मार्केट वाइज चल रहा है। इतने प्रोडक्ट्स, इतनी क्वांटिटी हमने सेल कर दी है। अब सेल प्राइस कितनी थी, सेल प्राइस में मेरे पास 3 एलिमेंट्स हैं, तो 3 एलिमेंट्स को या तो आप यूं अरेंज कर सकते हो
1/3 की मैट्रिक्स में, या फिर आप यूं अरेंज कर सकते हो 3/1 की मैट्रिक्स में। अब आप उसको कैसे अरेंज करोगे? आप उसको ऐसे अरेंज करोगे ताकि ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई हो सके। क्या हो सके? ये क्वांटिटी से मल्टीप्लाई। अब क्वांटिटी से मल्टीप्लाई होने के लिए देखो यहाँ 3 दिख रहा है, तो अगली चीज 3 होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बोलो। तो मुझे बताओ, आप 1/3 में अरेंज करोगे या 3/1 में अरेंज करोगे? जवाब दो। 3/1। 3/1 में ही तो अरेंज करोगे ना, तभी तो ये 3 से 3 मैच करेगा। अगर 1/3 में अरेंज करोगे तो 3 से 1 मैच करेगा ही नहीं। तो इसलिए मैं सेल प्राइस को एक कॉलम मैट्रिक्स में लिखूंगा 3/1 में। क्या है? 2.5, 50, 1.50 एंड 2.00। ये मेरी सेल प्राइस 1.00, सॉरी। ठीक है जी। अब आप टोटल रेवेन्यू कैसे निकालोगे? नाउ टोटल रेवेन्यू जो हो जाएगा मेरा, टोटल रेवेन्यू को अगर मान लो मैंने आर मैट्रिक्स मान ली, तो वो क्या हो जाएगा? क्वांटिटी इनटू सेल प्राइस। क्वांटिटी वही 2/3 की मैट्रिक्स थी मेरे पास, सेम टू सेम। नोट डाउन कर लो। 10,000, 2,000, 18,000, 6,000, 20,000 एंड 8,000। और जो सेल प्राइस है वो मैंने 3/1 की एक मैट्रिक्स बनाई है। ये तो 2/3 की है और ये 3/1 की। 2.50, 1.50 एंड 1.00। तो इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो वैलिड है, बिकॉज ये इससे मैच कर रहा है। और इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? एक 2/1 की मैट्रिक्स आएगी। यस और नो? आएगी नहीं आएगी, बोलो। 2/1 की मैट्रिक्स। 2/1 की मैट्रिक्स कैसे होती है? कुछ ऐसे होती है, यानी कि एक एलिमेंट यहाँ पे, एक एलिमेंट नीचे, एक कॉलम, दो रो। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे। फर्स्ट रो, फर्स्ट कॉलम करो मल्टीप्लाई। 10,000 इंटू 2.5 क्या होगा? 10,000 इंटू 2.5 25,000 हो जाएगा। हाँ जी बताओ, होगा नहीं होगा? 10,000 इंटू 2.5 क्या होगा? 25,000 होगा। प्लस 2,000 इंटू 1.5 कितना होगा, बोलो राजा? या मल्टीप्लाई करना भी सिखाएं अभी? बोलिए। 2,000 रुपये को 1.5 गुना करो ना भाई, इतना टाइम लगेगा कि क्लास 12th के बच्चे को 2,000 इंटू 1। 3,000. जल्दी 3,000। जल्दी बोलते जाओ। आपसे जल्दी तो क्लास 3rd के बच्चे बोलते हैं। 3,000। और 18,000 इंटू 1 क्या होगा? 18,000। चलो नेक्स्ट। 6,000 को 2.5 गुना करो फटाफट। 6,000 का 2 गुना होता है 12,000। 15,000. 12 और 6 का आधा होता है 3,000। 12 और 3 15,000। अच्छा, 20,000 का 1.5 गुना करना 30,000। और 8,000 का 1 गुना 8,000। 2/1 इनको ऐड कर लो तो ये हो जाता है 25 और 3 28। 28 और 18 46,000, 46,000, राइट। और इधर आ जाओ, 15 और 30 45, 45 और 8 53,000। अब देखो आपका आंसर आया है 2/1 की मैट्रिक्स। दैट मीन्स हमने रो वाइज क्या अरेंज किया था? मार्केट 1 एंड मार्केट 2 अरेंज किया था। रो वाइज हमने क्या अरेंज किया था? मार्केट 1 एंड मार्केट 2 अरेंज किया था ना। दैट मीन्स मार्केट 1 से हमको टोटल रेवेन्यू मिलने वाला है 46,000 रुपीज एंड मार्केट 2 से हमको टोटल रेवेन्यू मिलने वाला है 53,000 रुपीज। उसका क्वेश्चन भी तो यही था। उसका क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द टोटल रेवेन्यू इन ईच मार्केट। दोनों मार्केट में से हर एक मार्केट में कितना कितना रेवेन्यू मिलेगा वो आपको पता लगाना था। तो आपने पता लगा लिया। कैसे लिखोगे आप क्लोजिंग स्टेटमेंट? देयरफॉर रेवेन्यू obtained in market 1 is rupees 46,000
and revenue obtained in market 2, market second, is ₹53,000। हालांकि उसने टोटल रेवेन्यू नहीं पूछा है, लेकिन क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको काम आएगा तो हम टोटल रेवेन्यू भी निकाल लेते हैं। एंड फर्स्ट क्वेश्चन में उसने नहीं पूछा है टोटल रेवेन्यू, पर हम सेकंड क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगी, इसलिए टोटल रेवेन्यू एक बार निकाल लेते हैं। टोटल रेवेन्यू बिकम्स 46,000 प्लस 53,000, दोनों मार्केट से मिला के। तो टोटल पैसा उसको हाथ में कितना मिलेगा? 6 and 3 9 4 and 5 9 99,000। यहां तक कोई भी डाउट हो तो पूछो। और प्रैक्टिकली सपोज करो मुझे मैट्रिक्स अलजेब्रा से नहीं सॉल्व करना होता, वैसे ही मेरा क्वेश्चन होता विदाउट मैट्रिक्स अलजेब्रा, तो भी तो मैं यही करता। भाई मार्केट 1 में मैंने एक्स प्रोडक्ट 10,000 पीस बेच दिए, एक पीस की कीमत ₹2.5 थी, तो मार्केट 1 में एक्स को बेचने से पैसा कितना मिलेगा आपको? 25,000 रुपये। फिर मार्केट 1 में वाई को बेचने से पैसा कितना मिलेगा? 3,000 रुपये। और फिर मार्केट 1 में ही जेड को, ये वाई ये जेड को बेचने से पैसा कितना मिलेगा? 18,000 रुपये। तो मार्केट 1 में टोटल पैसा कितना मिला आपको? 46,000। सिमिलरली मार्केट 2 के लिए आप ऐसे मल्टीप्लाई करोगे, वो मिलेगा 53,000। तो टोटल पैसा कितना मिला आपको मार्केट 1 मार्केट 2 से? 99,000। मैट्रिक्स अलजेब्रा से नहीं भी करना होता तो भी चीज तो वही करते हैं हम, पर अभी केवल हमने उसको रेक्टेंगुलर एरे में अरेंज करके किया, बस डिफरेंस ये था। बताओ यहाँ तक कोई डाउट? चले हम सेकंड क्वेश्चन पे। बोलो जी। बोलो बच्चों, कोई डाउट? हाँ जी। बोलो, कोई डाउट है क्या किसी को? नो सर। तो बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट में क्या निकालना है हमको? ग्रॉस प्रॉफिट। और प्रॉफिट का एक फॉर्मूला याद रखना हमेशा, ग्रॉस प्रॉफिट का एक फॉर्मूला याद रखना। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है? जितना पैसा आया, टोटल रेवेन्यू जितना आया, उसमें से आपकी लागत कितनी थी, कॉस्ट कितनी थी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। और फिर एक नेट प्रॉफिट भी होता है, वो आपके कोर्स में नहीं रहेगा, वो कॉमर्स के बच्चे जो हैं वो डिटेल में फिर वही पढ़ते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट में से फिर जो आपके जैसे मान लो दुकान के खर्चे हैं, स्टाफ का खर्चा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, डेप्रिसिएशन है, ये सारे माइनस करके, या कोई टैक्स भरा है आपने, सेल्स टैक्स जीएसटी भरा है, उसको माइनस करके फिर आता है आपका प्योर शुद्ध प्रॉफिट। तो तब तक वहां तक नहीं जाएंगे। ग्रॉस प्रॉफिट मीन्स माल बेचा और माल का जितना पैसा मिला, और माल खरीदा जितना पैसा हमारा लगा था, माइनस करो, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट। तो ये काम हमको बी पार्ट में निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। और यूनिट कॉस्ट आपको दे दी, एक पीस की ₹2, ₹1.50। तो पहले हमको अगर यूनिट कॉस्ट गिवन है तो हम कॉस्ट प्राइस निकालेंगे, सेम टू सेम वैसे ही मैट्रिक्स अलजेब्रा से, है ना। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए उसको मान लो सी मैट्रिक्स मान लो, और उसको भी हमको 3/1 ही मानना पड़ेगा, तभी मल्टीप्लाई होगा वो। क्या है कॉस्ट प्राइस? ₹2, ₹1 और 50 पैसे, दैट मीन्स 0.50 रुपया। चलो नाउ क्या निकालोगे? इसको कुछ अलग मैट्रिक्स मान लो अब। ग्रॉस प्रॉफिट है और ये यूनिट कॉस्ट है, तो यूनिट कॉस्ट तो अगर अपन ने सी मान लिया, तो टोटल कॉस्ट को कोई अलग मैट्रिक्स मान लो डी मान लिया मैंने, तो डी मान लो मेरा टोटल कॉस्ट है ना। कैसे निकालोगे आप? क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय सी, कुछ भी मान सकते हो वैसे आप। तो क्वांटिटी लिखो वही 2/3 की मैट्रिक्स में, 10,000, 2,000, 18,000।
जो भी आप मान रहे हो वो लिखना भी पड़ेगा कि हम इसको इस मैट्रिक्स में मान रहे हैं और इसको इस मैट्रिक्स में मान रहे हैं। 6000, 20,000 एंड 8,000। इसको कोस्ट वाली मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, कितनी कोस्ट आई आपकी? वही सेम 2/3, 3/1। आंसर क्या आ जाएगा मेरा? 2/1। करो मल्टीप्लाई। तो 10,000 इंटू 2 20,000 प्लस 2,000 इंटू 1 2,000 प्लस 18,000 इंटू 0.5 यानी आधा कर दो 9,000। 6,000 2 जा 12,000, 20,000 1 जा 20,000 एंड 8,000 इंटू 0.5 यानी कि आधा कर दो 4,000। 2/1 मैट्रिक्स। ऐड करो इनको, 20 और 2 22, 22 and 9 31,000 and 12 20 and 12 20 and 12 32, 32 and 4 36,000। तो ये देखो मार्केट 1 की लागत थी मेरी एंड ये मार्केट 2 की लागत है। सो टोटल कोस्ट इन्वॉल्व, सो टोटल कोस्ट, या फिर देखो इसने सेकंड क्वेश्चन में अलग अलग मार्केट की कोस्ट पूछी नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में तो उसने क्या अलग अलग मार्केट का रेवेन्यू पूछा था इन ईच मार्केट। सेकंड में तो उसने एक साथ टोटल प्रॉफिट पूछ लिया। तो आप अलग अलग लिखो ही मत, आप सीधे टोटल कोस्ट लिख लो यहाँ पे। सो टोटल कोस्ट कितनी हो गई मेरी? मार्केट 1 से तो कोस्ट आई इतनी एंड मार्केट 2 से टोटल कोस्ट आई इतनी। तो कुल मिला के टोटल कोस्ट हो गई मेरी 3 and 3 6 67,000। अच्छा, टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट किया था मैंने? टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था 99,000, जिसमें से इतनी मेरी लागत है, तो ग्रॉस प्रॉफिट निकाल लो। देयरफॉर ग्रॉस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू था 99,000 माइनस कॉस्ट है 67,000। 99 में से 67, 9 में 6 गया 3, 9 में 7 गया 2, 32,000। दिस इज आवर फाइनल आंसर। मैच करो पीछे से जल्दी से। सर पीछे तो दोनों का अलग अलग दे रखा है। अलग अलग दे रखा है तो फिर आप 2 स्टेप्स में लिख लेना इसको। ग्रॉस प्रॉफिट मतलब दोनों मार्केट का अलग अलग दे रखा है। यस सर। तो फिर आप ऐसे, यस सर। तो फिर आप ऐसे लिखोगे। सो ग्रॉस प्रॉफिट को मैं मैट्रिक्स पी मान लेता हूँ। मैट्रिक्स पी कैसे आएगी? रेवेन्यू वाले प्रॉफिट, रेवेन्यू वाली मैट्रिक्स में से टोटल कॉस्ट यानी डी वाली मैट्रिक्स माइनस करो। तो रेवेन्यू वाली मैट्रिक्स थी कितनी थी? 46 and 53,000। 53,000 माइनस टोटल कॉस्ट वाली मैट्रिक्स अभी आई थी हमारे पास 31, 36। ऑर्डर सेम है ही सही दोनों का, 2/1 2/1। तो आंसर आ जाएगा 46 माइनस 31 यानी कि 15,000 तो मार्केट 1 का प्रॉफिट हो गया। 53 माइनस 36 14 and 3 17,000 इसका हो गया। और फिर आप ऐड करके देख लो, वही 32 ही आ रहा है। 15 and 17 को ऐड कर लो तो टोटल प्रॉफिट 32 आ रहा है, जिसमें से मार्केट 1 का प्रॉफिट है 15,000। मार्केट इसी फॉर्म में आ रहा है पीछे आंसर। क्लोजिंग स्टेटमेंट हम लिख लेंगे। देयरफॉर यस सर। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, gross profit earned from market 1 equal to rupees 15,000 and gross profit earned from market 2 rupees 17,000। टोटल प्रॉफिट नीचे लिख देना, दोनों को ऐड करके 32 का। अब क्लियर है सबको?
मनीष बताओ, आपका डाउट था नहीं है? नो सर, क्वेश्चन नंबर 11 था सर। अच्छा 11 था क्या? ठीक है, 10th जिसका भी था क्लियर है? अनीशा आपका था क्या? Yes, sir. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ बढ़ते हैं। फिर एक बार मीटिंग लीव करके वापस आ जाइए, इट इज अबाउट टू ओवर। तो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द मैट्रिक्स एक्स। एक्स नाम की मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है सच दैट, आपको एक इक्वेशन गिवन है, मैट्रिक्स इक्वेशन, कि x मल्टीप्लाइड बाय एन मैट्रिक्स गिव्स मी अनदर मैट्रिक्स। तो x मैट्रिक्स का मुझे कुछ भी नहीं पता, तो जब भी कोई मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी होती है तो उसकी दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल उसका ऑर्डर, सबसे पहले तो ऑर्डर फाइंड आउट करना पड़ेगा, ऑर्डर के बाद एलिमेंट्स। सेकेंड थिंग वी आर सपोज टू फाइंड आउट इज द एलिमेंट्स। तो पहले ऑर्डर फाइंड आउट करेंगे, फिर एलिमेंट्स फाइंड आउट करेंगे। ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसकी सिमेट्री मैच करके फाइंड आउट करेंगे। कैसे? चलो लिख दो एक बार। हियर इट इज गिवन दैट देखो x मल्टीप्लाइड बाय जो अगली मैट्रिक्स है वो है 2/3 की, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, मान लो ये जो x मैट्रिक्स है, इस x मैट्रिक्स का ऑर्डर मैं m/n मान लेता हूं एक बार के लिए। ठीक है, और इस मैट्रिक्स इधर बीच में मैं डॉट लगा देता हूं ताकि पता चले इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर हम पता लगा सकते हैं 2/3 है, इक्वल टू, और आंसर में मेरे पास अगेन एक 2/3 की मैट्रिक्स है, -7 -8 -9 2 4 6 2 4 6। अगेन इट इज ए 2/3 मैट्रिक्स। तो सबसे पहले तो बच्चों ये देखो, मनीष देखना कि अगर मुझे इसको और इसके मल्टीप्लिकेशन को वैलिड करना है तो सबसे पहले n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, और फिर m की वैल्यू ऐसी होनी चाहिए ताकि ये ऑर्डर इस ऑर्डर से मैच करे। यस और नो? बोलो, बताओ मनीष, समझ में आया? तभी तो प्रोडक्ट, सबसे पहले तो n की वैल्यू 2 से मैच करेगी, तब तो इसका प्रोडक्ट वैलिड होगा, ये मल्टीप्लीकेबल बनेंगे। और फिर इसका आंसर मुझे पता है कि 2/3 की मैट्रिक्स आ रही है, तो 2/3 की मैट्रिक्स कब आएगी? जब m की वैल्यू 2 होगी, तभी तो 2/3 की मैट्रिक्स आएगी आंसर, मतलब इनका प्रोडक्ट जो आएगा वो 2/3 की मैट्रिक्स का आएगा। बोलो मनीष, समझ आया? तो यहां से मुझे ऑर्डर पता चल गया 2/2, इस x मैट्रिक्स का ऑर्डर मुझे पता चल गया 2/2। बताओ मनीष, समझ आया क्या? मनीष आवाज आ रही है? सर एक बार रिपीट कर दो। फिर से सर रिपीट। एक बार वापस रिपीट कर दो सर, नेटवर्क प्रॉब्लम। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करने के लिए, मल्टीप्लीकेबल बनाने के लिए n की वैल्यू को 2 होना पड़ेगा। यस और नो? एक एक चीज बताओ। चलो, तो n की वैल्यू हो गई 2। बोलो मनीष, होगा ना? नेक्स्ट, अब ये मल्टीप्लीकेबल हो गया मान लो, तो मल्टीप्लीकेबल होने के बाद इसका जो प्रोडक्ट है वो m/3 की मैट्रिक्स होगी, और वो आंसर 2/3 आ रहा है। तो 2/3 आ रहा है, यहाँ पे m/3 की मैट्रिक्स आएगी और उधर 2/3 की मैट्रिक्स है, 3 से 3 तो मैच कर गया, दैट मीन्स m की वैल्यू 2 है। बोलो मनीष, समझ में आया? तो m की वैल्यू भी 2 हो गई, दैट मीन्स इट इज ए 2/2 मैट्रिक्स। जो x है वो 2/2 की मैट्रिक्स हो गई। बताओ मनीष, अभी समझ में आया? सर लेकिन मैट्रिक्स तो गिवन। मैट्रिक्स गिवन कहाँ है? मैट्रिक्स फाइंड आउट करनी है ना बेटा, x मैट्रिक्स मुझे फाइंड आउट करनी है। मुझे एक चीज बताओ, भूल जाओ उसको। मैंने कहा x इंटू ए इक्वल टू बी है, मैंने आपको कहा x का ऑर्डर है m/n मल्टीप्लाइड बाय
ए का ऑर्डर है 2/3 और आंसर में बी आ रहा है दैट इज ऑल्सो 2/3 मैट्रिक्स। तो अब मुझे बताओ, सबसे पहले तो x को a से मल्टीप्लाई करने के लिए n की वैल्यू 2 होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? तभी तो वो मल्टीप्लीकेबल होगा, प्रोडक्ट डिफाइंड होगा। यस सर। अब इसका जो आंसर है वो एक m/3 की मैट्रिक्स होगी या नहीं होगी? और आंसर सर। आ क्या रहा है? 2/3 की मैट्रिक्स। भाई होनी ये चाहिए और आ ये आ रहा है, क्योंकि आरएचएस में ये गिवन है ना। भाई होनी चाहिए एक m/3 की मैट्रिक्स इसका आंसर, लेकिन मेरे आंसर आ रही है एक 2/3 की मैट्रिक्स। तो दैट मीन्स m की वैल्यू भी 2 हो गई। दैट मीन्स अगर x जो है 2/2 हो, मान लो x 2/2 हो और a जो है वो 2/3 हो, तो चेक करो जो b होगा वो 2/3 होगा नहीं होगा? हो जाएगा ना, और 2 से 2 भी मैच कर गया। अभी समझ में आया सभी को? बोलो बच्चों, समझ आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. For the given matrix equation, to be valid, n की वैल्यू सबसे पहले 2 होनी चाहिए एंड m की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वो भी 2 होनी चाहिए। सो द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स n, मैट्रिक्स x इज 2/2। तो अब अगर ये 2/2 की मैट्रिक्स है तो इसके एलिमेंट्स 4 हम मान लेते हैं, ABCD या कुछ भी और मान सकते हो, PQRS। सो लेट मैट्रिक्स ए बी, पहले तो ऑर्डर पता चला, ऑर्डर से मैंने इसके एक फॉर्मेट सेट किया, 2/2 की मैट्रिक्स होगी है, उसके 4 एलिमेंट्स होंगे अंदर, तो मैंने मान लिया ABCD। अब आपका टारगेट है एलिमेंट्स निकालना, ऑर्डर के बाद एलिमेंट्स निकालना, यानी आपका टारगेट क्या हो गया? ABCD की वैल्यूज फाइंड आउट करना। ये वैल्यूज आपको फाइंड आउट करनी है। तो अब आप इस मैट्रिक्स को पहले उस मैट्रिक्स इक्वेशन में पुट करो। नाउ वी हैव, हमारे पास था x, तो x की जगह अब ये मैट्रिक्स रख देना ABCD 2/2 मल्टीप्लाइड बाय एक 2/3 की मैट्रिक्स थी 1 2 3 4 5 6, और RHS में हमारे पास वापस एक 2/3 की मैट्रिक्स थी -7 -8 -9 एंड 2 4 6। अब देखो RHS में तो कुछ सॉल्व करने लायक है नहीं, एक ही मैट्रिक्स गिवन है, यहाँ पे तो एक ही मैट्रिक्स गिवन है, इसको तो कॉपी पेस्ट करके एज इट इज नोट डाउन करते जाना एंड तक। LHS में आप इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल लो, ठीक है ना? इन दोनों का प्रोडक्ट निकाल सकते हो आराम से। आंसर 2/3 की मैट्रिक्स आएगी, सॉरी। करो भाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A1 जा A, B4 जा 4B, तो इट कम्स आउट टू बी A + 4B। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, A2 जा 2A, B5 जा 5B, 2A + 5B। बोलते जाओ नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट एलिमेंट बोलो 3A + 6B। नेक्स्ट एलिमेंट बोलो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, C1 जा C, D4 जा 4D, तो C + 4D। C plus 4D. नेक्स्ट एलिमेंट सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, C2 जा 2C 5D, 2C + 5D। लास्ट सेकेंड रो थर्ड कॉलम, 3C + 6D, राइट? Yes, sir. और उधर RHS में हमारे पास गिवन है -7 -8 -9 2 4 6, इधर भी 2/3, इधर भी 2/3। तो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के हिसाब से चलें तो दोनों का ऑर्डर मैच कर गया, 2/3 2/3।
अब आपको केवल कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैच करना है, यानी इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये, इसकी ये, इसकी ये, इसकी ये। आपको ये वैल्यू इक्वेट करके ए बी सी डी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये आपका नेक्स्ट एक तरीके से टास्क बन गया। तो यहाँ से a प्लस 4b की वैल्यू है -7, कॉमा 2a प्लस 5b की वैल्यू, इनको आप एक काम करो इक्वेशन फॉर्म में लिखते जाओ। ये इक्वेशन 1 बन गई। 2a प्लस 5b की वैल्यू है, सॉरी -8, थर्ड आ जाओ 3a प्लस 6b की वैल्यू है -9। ठीक है, उधर लिख देता हूं मैं चौथी, पांचवी, छठी। c प्लस 4d की वैल्यू है 2, 2c प्लस 5d की वैल्यू है 4, इक्वेशन 5, एंड 3c प्लस 6d की वैल्यू है 6। आप ध्यान से देखो, शुरू के 3 इक्वेशंस ए बी की फॉर्म में है, लास्ट की 3 इक्वेशन सी डी की फॉर्म में। तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। आपके पास इक्वेशंस 3 हैं, तो ये तो उल्टा आसान काम हो गया, क्योंकि अगर आपको 2 वेरिएबल्स हैं ए और बी, तो आपको कम से कम 2 ही तो इक्वेशंस चाहिए, 3 भी नहीं चाहिए आपको, तो 2 ही चाहिए। आप कोई सी भी 2 इक्वेशंस इसमें से उठा लो, ये 2 उठा लो, या ये 2 उठा लो, या ये 2 उठा लो, ए और बी सॉल्व हो जाएगा। सिमिलरली 3 ही इक्वेशन सीओडी की फॉर्म में, कोई सी भी 2 उठा के आप सीओडी निकाल लोगे। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर आपने पहली 2 इक्वेशंस उठा ली और वहां से ए एंड बी की वैल्यू निकाल ली, तो वो ए और बी की वैल्यू तीसरी इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो ये जल्दीबाजी भूल से भी मत करना कि ए और बी की वैल्यू केवल फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से निकाल के और थर्ड में नहीं पुट करें कि ठीक है थर्ड से तो हो ही जाना है। नहीं, अगर थर्ड में वो सेटिस्फाई होती है तो वो ए और बी की वैल्यू आपकी सही है, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करती है तो हमारा आंसर होगा कि वैल्यूज ऑफ ए ऑन बी डज नॉट एग्जिस्ट। ऐसी ए और बी की वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं कि ये एक मैट्रिक्स इस मैट्रिक्स के बराबर हो जाए। इस मैट्रिक्स को इस मैट्रिक्स से बराबर होने के लिए ये 6 की 6 इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। समझ आएगा बच्चों? तो मैं देखो इक्वेशन 1 एंड 2 उठा रहा हूं पहले, क्योंकि वो 2 छोटी दिख रही हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो देखो मैं इसको 2a बना देता हूं। इसको 2a बनाने के लिए इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, इक्वेशन 1 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो क्या बन जाएगा 2a प्लस 8b इक्वल टू -14। ठीक है भाई, ठीक है ना? इसको अगली इक्वेशन मान लो, कुछ भी 6 तक तो आई गई है, 7th मान लो। तो अब क्या करूंगा मैं, देखो इसके नीचे एक बार मैं वो इक्वेशन नोट डाउन कर लेता हूँ, ये 2 वाली वैसे भी नोटेड डाउन ही है। तो आप क्या करो, 7 में से इक्वेशन 7 में से इक्वेशन 2 को माइनस कर दो, तो 2a माइनस 2a तो कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, इसमें से ये तो कैंसिल आउट हो गया। 8b माइनस 5b क्या हो जाएगा 3b, और इधर आ जाएगा -14 माइनस -8 यानी -14 प्लस 8, -14 प्लस 8 यानी कि -6। तो b की वैल्यू आ जाती है -6/3 यानी कि -2। अब ये b की वैल्यू आप इक्वेशन 1 में पुट कर दो या 2 में पुट कर दो, वहां से a की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं मैं, a प्लस 4 इंटू -2 इक्वल टू -7। तो a प्लस 4 इंटू -2 यानी a -8 इक्वल टू -7। तो a की वैल्यू हो जाएगी -7 प्लस 8 यानी कि +1। तो a और b की वैल्यूज आ गई आपके पास -2 और 1 और -2। इसको इक्वेशन 3 में पुटअप करके देखो, अगर ये सेटिस्फाई होता है तब आपकी a और b की वैल्यूज करेक्ट है ना? तो पुटिंग a इक्वल टू 1 एंड b इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 देखो क्या है, इक्वेशन 3 है 3a प्लस 6b
3a प्लस 6b इक्वल टू माइनस का 9। तो 3 इंटू ए है 1 प्लस 6 इंटू बी है -2 इक्वल टू -9 होना चाहिए। 3 1 जा 3 प्लस 6 -2 यानी -12 इक्वल टू -9। तो 3 -12 -9 ही होता है या नहीं होता है, बोलो? होता है ना? तो LHS RHS सेटिस्फाई हो गई। देयरफॉर इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि ए और बी की वैल्यू करेक्ट है। ए की वैल्यू 1 एंड बी की वैल्यू -2। सिमिलरली ये का यही काम आपको राइट साइड में सी एंड डी के लिए करना है। बोलो कर लोगे हम? बोलो। Yes, sir. इसको 2 से मल्टीप्लाई करना जरा, क्या हुआ ये रफली कर देता हूं मैं। 2c प्लस 8d इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, इसमें से इसको माइनस कर दो। 3c माइनस सॉरी इसमें से इसको नहीं, फिफ्थ में से इसमें से इसको माइनस करो। तो 2c माइनस 2c कैंसिल आउट हो गया। 8b माइनस 5d 3d इक्वल टू 4 माइनस 4 0 हो गया। तो d की वैल्यू 0 हो गई। d की वैल्यू 0 इसमें पुटअप कर दो। तो c प्लस 0 इक्वल टू 2। तो c की वैल्यू 2 हो गई। तो c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0, ये वैल्यूज इसमें पुट करो। c की वैल्यू 2 और d की वैल्यू 0। 3 2 जा 6 प्लस 0 6। तो 6 इक्वल्स टू 6 सेटिस्फाई हो रहा है। दैट मीन्स मेरी c की वैल्यू तो है 2 एंड d की वैल्यू है 0। तो ए बी सी डी की वैल्यूज यहाँ से इस तरीके से आ जाएगी। क्या है यहाँ से? c की वैल्यू 2 एंड d की वैल्यू 0। फाइनल स्टेप हो जाएगा। देयरफॉर द वैल्यूज ऑफ a b c एंड d आर, देयरफॉर फाइनल मैट्रिक्स इज, मैट्रिक्स फॉर्म में देना है ना मुझे आंसर। हेंस required matrix A is X is क्या थी? ABCD मानी थी हमने। इक्वल टू A कितना आया 1, B आया -2, C आया 2 एंड D आया 0, 2/2। दिस इज अवर फाइनल आंसर। पीछे से मैच करो एक बार। राइट है सर। बोलो मनीष, समझ आया? बताइए मनीष, समझ में आ गया ना? किसी और को डाउट इस क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है, तो कर देता हूं मैं इसको डिलीट। अगर नेक्स्ट और कोई डाउट हो तो जल्दी से पूछ लो, अदरवाइज हम शट ऑफ करें फिर क्लास को। और कल हम बस लास्ट के हमारे 4 क्वेश्चंस बचेंगे, 1 2 3 एंड 12, जो कि मैथमेटिकल इंडक्शन से होंगे। तो पहले मैं आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का एक इजी सा क्वेश्चन जो 11th क्लास की बुक से निकाल के दूंगा और बताऊंगा क्या चीज है ये। उसके बाद फिर हम इन मैट्रिक्स को लेंगे। उससे पहले आज की क्लास में और कोई डाउट हो इन 4 क्वेश्चंस के अलावा तो प्लीज पूछिए फटाफट। और अगर नहीं है तो फिर हम चलें। अच्छा, 5th क्वेश्चन कर लिया था आप लोगों ने? ये सॉल्व हो गया था? बोलो, 5th हो गया था क्या सॉल्व? बोलो गर्ल्स। यस सर। सर इसमें एक चीज समझ में नहीं आई, बाकी हो तो गया था। क्या चीज समझ में नहीं आई, पूछो। सर इसमें हमने बी डैश ए इंटू बी जो है इसको होल का, जब इसका होल ट्रांसपोज मान के किया था, तो सर उसको क्यों करना पड़ा हमें ऐसा, ये नहीं समझ में आया। देखो बेटा, क्वेश्चन क्या है? शो दैट द मैट्रिक्स दिस, ये एक मैट्रिक्स है ना, मान लो ये सी है, ये एक मैट्रिक्स है। ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तब होगी जब ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक होगा। यानी कि अगर ए मैट्रिक्स सिमेट्रिक है तो ये पूरी मैट्रिक्स भी सी भी सिमेट्रिक हो जाएगी, और अगर ए मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक है तो ये पूरी मैट्रिक्स भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी। यानी ए पे डिपेंड करेगा इसका सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होना। ऐसा मुझे प्रूव करना है। ठीक है, देखो मान लो मैंने इस पूरी मैट्रिक्स को सी मान लिया,
बी डैश ए बी, ये एक पूरी मैट्रिक्स थी, मतलब 3 मैट्रिक्स का प्रोडक्ट था ये, इसको मैंने एक सिंगल मैट्रिक्स मान लिया सी। ठीक है, अब सी जो है सिमेट्रिक कब होगी बताओ, तनीषा आप बताओ, आप इसको भूल जाओ, आप तो ये बताओ सी मैट्रिक्स जो होगी वो सिमेट्रिक कब होगी। सर जब ये इसका ट्रांसपोज भी यही आए। वेरी गुड, तो सी का ट्रांसपोज मीन्स इस पूरे का ट्रांसपोज, यस सर। समझ में आया। तो अब अगर मैं सी का ट्रांसपोज करके देखूं, सी का ट्रांसपोज करके देखूं, दैट मीन्स बी डैश ए बी का होल ट्रांसपोज हो गया, है ना। अब बी यस डैश सर। ए बी का होल ट्रांसपोज हो गया, तो आप उस आइडेंटिटी को याद रखो कि ए बी का होल ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, यही होता है। यस सर। ठीक है, अब आप एक चीज समझो बेटा, इस पूरी चीज को एक बार भूल जाओ, एक एक चीज मुझे बताओ कि अगर ए बी का होल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज होगा, तो ए बी सी का होल ट्रांसपोज क्या होगा, सोच के बताओ। बोलो। सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। वेरी गुड भाई, रिवर्स ऑर्डर में फॉलो करना है, सी बी ए। और अगर नहीं समझ आया तो देखो इस चीज को मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। मान लो आप किसी भी दो को एक मैट्रिक्स मान लो, जैसे ए बी को आप एक मैट्रिक्स मान लो, तो आप ए बी को इधर शिफ्ट करो, सी को इधर शिफ्ट करो, ये हो जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू ए बी का होल ट्रांसपोज। अब आप ए बी का होल ट्रांसपोज वापस शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो अल्टीमेटली आंसर वही आया, ए बी सी का होल ट्रांसपोज क्या है, सी ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। समझ में आएगा बच्चों। अब मुझे बताओ चार मैट्रिसेस Yes, हैं, sir. चार मैट्रिसेस हैं, अब इसका होल ट्रांसपोज क्या आएगा। डी ट्रांसपोज सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। एग्जैक्टली, तो अब क्लियर हो गई होगी ये बात, है ना। चाहे से इसको भी आप प्रूव कर सकते हो, ए बी को अलग पहले कर दो, सी डी को अलग कर दो, फिर उनके आंसर्स को अलग कर दो, अल्टीमेट आंसर यही आएगा फाइनल। तो चलते हैं अब उस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे वापस तीन यस मैट्रिसेस हैं, सर। यहाँ पे वापस तीन मैट्रिसेस हैं, तो तीन मैट्रिसेस है तो ऑर्डर रिवर्स करो, ये इधर ये इधर ये इधर करो, तो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज का भी ट्रांसपोज, भाई बी अंदर बी ट्रांसपोज है उसका भी ट्रांसपोज लग गया, तो ये आ जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी। अब अगर मान लो यहाँ पे मैं ए को सिमेट्रिक मान लूं, ए को अगर मैं सिमेट्रिक मान लूं, तो ए ट्रांसपोज ए हो जाएगा, यस और नो, बोलो। Yes, sir. तो उस हिसाब से सी ट्रांसपोज जो था मेरा वो आ चुका था बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज इंटू बी, तो वहां पे मैं ए ट्रांसपोज की जगह ए पुटअप कर दूं तो ये बी ट्रांसपोज इंटू ए बी हो गया, और बी ट्रांसपोज ए बी और कुछ नहीं सी है, तो अगर सी ट्रांसपोज अगर सी हो जाएगा दैट मीन्स सी सिमेट्रिक है ना, इम्प्लाइज सी इज सिमेट्रिक। तो देखो केस वन में क्या हुआ, केस वन में क्या हुआ, जैसे ही मैंने ए को सिमेट्रिक माना तो सी भी सिमेट्रिक हो गया। सी क्या है, सी मेरी वो ओरिजिनल मैट्रिक्स, सी को क्या माना था मैंने, मेरी ओरिजिनल मैट्रिक्स, यानी बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन मेरा यही तो था कि अगर आप ए को सिमेट्रिक करोगे तो ये चीज भी सिमेट्रिक हो जाएगी। पढ़ो फिर से पढ़ो क्वेश्चन को, भाई ये चीज जो है सिमेट्रिक हो जाएगी अगर ए को सिमेट्रिक कर दो, और यही चीज स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी अगर ए को स्क्यू सिमेट्रिक कर दो। तो केस टू लेके देख लो, केस टू में उसको स्क्यू सिमेट्रिक ले लो, ए को केस टू में ए को स्क्यू सिमेट्रिक ले लो, लेट ए बी स्क्यू सिमेट्रिक। तो मुझे बताओ अगर ए जो है स्क्यू सिमेट्रिक है तो ए ट्रांसपोज माइनस ए होगा नहीं होगा, होगा। ठीक है। सो अब यहां से सी ट्रांसपोज जो मेरा आया था ओरिजिनली,
बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज और बी, ये मेरा ओरिजिनल सी ट्रांसपोज था। यहाँ पे ए ट्रांसपोज की वैल्यू माइनस से पुट करूंगा तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज की वैल्यू हो गई एक तरीके से माइनस ए और फिर बी। इसको पूरे को सॉल्व करूंगा, माइनस साइन को बाहर ले लो तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा और ये कुछ ऐसा हो जाएगा। बताओ भाई, बी ट्रांसपोज ए बी, ये तो सी था ना मेरा, ओरिजिनल मैट्रिक्स यही तो थी, इसको ऐसे लिख सकता हूं। तो इम्प्लाइज यहाँ से सी क्या हो गया, अगर सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर है तो सी जो हो गया वो स्क्यू सिमेट्रिक हो गया। दैट मीन्स सी को क्या माना था, बी ट्रांसपोज ए बी इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो बेटा, हमने प्रूव कर दिया कि अगर हम ए को सिमेट्रिक लेते हैं तो वहां से ये चीज भी सिमेट्रिक हो जाती है, और अगर हम ए को स्क्यू सिमेट्रिक लेते हैं तो वहां से ये चीज भी स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। बोलो तनीषा, भी क्लियर है? यस सर। हमने उसका होल ट्रांसपोज बच्चे इसलिए किया क्योंकि हमको ये चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक। अब कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है या स्क्यू सिमेट्रिक है, ये चेक करने के लिए उसका ट्रांसपोज करना पड़ेगा। अब ये पूरी एक ही मैट्रिक्स है तो उसका होल ट्रांसपोज करेंगे ना चेक करने के लिए, ठीक है? यस सर। चलो, एनी अदर डाउट और क्वेरी फ्रॉम दीज क्वेश्चंस? नो? बोलो प्रगति, No, sir. कनिष्का, नो सर, अभी तक तो नहीं है। राजा, तनीषा? नो सर। ठीक है फिर, सो दैट इज इनफ फॉर टुडे। अब कि हमारे मेरी तरफ से इस एक्सरसाइज में, इस पूरे चैप्टर में केवल मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 एंड क्वेश्चन नंबर 12 बचे हैं जो मैं कल की क्लास में खत्म करूंगा, और परसों फिर हम इस चैप्टर का टेस्ट लेने वाले हैं, ठीक है ना? तो आप और आज सॉल्व कर लो, और भी कोई डाउट हो तो कल की क्लास में पूछ ही लेना, ठीक है बच्चों? यू कैन लीव नाउ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस, हैव अ नाइस डे। सर, बोलो तनीषा। सर एक्चुअली एक है ना टाइम से लेके एक क्वेरी थी। बताओ। सर हमारी है ना 6:30 टू अप्रोक्स 7:45 तक विनय सर की क्लास हो गई। एक मिनट,